हेलो बच्चों। अभी तक सिर्फ मैंने जो भी आपको हेल्प के लिए यूट्यूब पे वीडियोस बना करके डाले थे उसमें सिर्फ फिजिक्स के थे। आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा टाइम दे करके जो मैथ वाले बच्चे हैं, स्पेशली जो जेई की तैयारी कर रहे हैं या 11th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ के में आपकी मैं थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि इस लॉकडाउन में बच्चों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो कोचिंग सारे बंद हैं और ऑफलाइन क्लासेज बंद हैं। तो मेरी तरफ से अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको क्लास 12th का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लास 12th में दो ऐसे चैप्टर हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। आप सभी को पता है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से सीबीएसई और आईसी बोर्ड में 10 से 12 नंबर का आता है, ठीक है, इन दोनों चैप्टर से मिला करके। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद कैलकुलस में चलेंगे, क्योंकि कैलकुलस आपको पता है क्लास 12th में लगभग 40 मार्क्स के आसपास आती है। हालांकि अब तो चूँकि प्रैक्टिकल भी हो गया मैथ में तो थोड़ा कम हो गया, करीब 35 मार्क्स के आती है अब आएगी। लेकिन फिर भी एक मेजर पोर्शन है, तो कोशिश करते हैं हम लोग जो भी चैप्टर्स कवर हो जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पहला जो चैप्टर है वो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्रिसेस से, ठीक है, और शुरुआत करते हैं यहीं से, ठीक। चलिए, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट, और ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी और बोर्ड के लिए तो है ही आपका, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है मैट्रिक्स। देखिए क्या है ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक, विद इन ए स्क्वायर और सर्कुलर ब्रैकेट। जैसे मान लीजिए mn नंबर्स को, नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस में बेसिकली रियल नंबर ही है। तो अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक, इस स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स को कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस में रिप्रेजेंट किया, जैसे लिख दिया 2 3 5 6 7 8, क्लियर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम लोग कहते हैं रोज। क्या बोलते हैं? रो। ये फर्स्ट रो हो गई, इसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कौन सी हो गई आपका सेकेंड रो, जिसको हम लोग R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो R2 के जो एलिमेंट है वो 6 7 और 8 है, और R1 के जो एलिमेंट है 2 3 और 5 है। और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। तो पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और ये तीसरा कॉलम हो गया। तो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है 2 और 6 है, दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है 3 और 7 है, और तीसरे कॉलम का जो एलिमेंट है 5 और 8 है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रोज, एंड वर्टिकल लाइंस आर सेड टू बी कॉलम्स। और ये इसका मैट्रिक्स का नोटेशन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है या फिर सर्कुलर ब्रैकेट भी नोटेशन होता है। जनरली यही दो होता है। हालांकि तीसरा भी एक नोटेशन होता है कि अगर हम दोनों साइड में डबल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, है ना, जैसे लिख दिया 2 4 5 6, तो ये आपका मैट्रिक्स है। लेकिन ये नोटेशन आपको किताबों में जल्दी मिलेगा नहीं, और मैक्सिमम बुक्स में आपको ये नोटेशन और ये नोटेशन मिलेगा। तो रो और कॉलम, तो मैंने आपको क्या कहा? इफ mn नंबर्स आर अरेंज इन m रोज एंड n कॉलम्स विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट और सर्कुलर ब्रैकेट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ इसकी आती है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह 2 क्रॉस 3। ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग रो को लिखते हैं और फिर दूसरी नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, और पहली नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं R क्रॉस C। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। तो 2 × 3 6, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट आपके हो गए। समझ में आ रही बात?
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे बेसिक चीज़ मैट्रिक्स क्या होता है और उसका ऑर्डर क्या होता है, ध्यान रखना। पहले रो को लिखना होता है, फिर कॉलम को, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर वो आपको मिल जाते हैं। ठीक। दूसरी चीज़, अब मैट्रिक्स कितने तरह का होता है, या मैट्रिक्स को जैसे मैंने एलिमेंट्स को लिखा था तो ऐसा थोड़ी है कि अकड़म बकड़म कोई भी एलिमेंट्स को हम उस मैट्रिक्स के अंदर डाल देते हैं। बेसिकली वो जो एलिमेंट्स हैं वह किसी डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए लिखे होते हैं। तो इस पर क्वेश्चंस आपके आते हैं, सीबीएसई में भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए और आईसीएसई में भी छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, पहली चीज़ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखा ही है, देखिए ये है मैट्रिक्स, मान लीजिए 2, 3, 4 और 5। किसी भी मैट्रिक्स को हम एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ए से लिख दिया मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, 3, 4, 5। तो ये तो पूरे मैट्रिक्स की वैल्यूज हो गई, और इसके ये जो पहला एलिमेंट है इसकी लोकेशन या इसकी पोजीशन को लिखने का तरीका क्या है, यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको लिखेंगे A11 इक्वल टू 2। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, और दूसरा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। जैसे A12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, 3। A21 क्या होगा यहाँ 4, और A22 क्या हो जाएगा यहाँ 5। पहला नंबर क्या बताया, रो, दूसरा नंबर क्या है, कॉलम। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन या पोजीशन हो गई। समझ में आ रही बात। तो किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो ये पहली चीज़, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। ठीक। तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, A11, A12, A21 और A22। ये आपका मैट्रिक्स हो गया सेकंड ऑर्डर का, मतलब 2 क्रॉस 2 का। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये सुनिए ध्यान से। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, एक सीबीएसई बोर्ड में 2-3 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट a matrix of order 2 cross 2 if कंडीशन क्या दे रखी है, Aij इज इक्वल्स टू I प्लस J होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक। इसी सीबीएसई बोर्ड में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो यह बेसिक रूल है, जिस रूल को फॉलो करते हुए ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो आपको किस ऑर्डर का चाहिए, 2 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिख लिया है, देखिए ऊपर आपने ये लिखा हुआ, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। ये ए लिखा हुआ है, तो मान लीजिए मैट्रिक्स आपका ए था, ये आपने लिख लिया। अब हर एलिमेंट, इस एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो रूल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए A11 चाहिए, तो इसी के नीचे लिखिए A11, तो I की वैल्यूज़ कितनी हो गई 1, और J की वैल्यूज़ कितनी हो गई बेटा 1। यहाँ राइट हैंड में पुट कर दीजिए, I की वैल्यूज़ 1 और J की वैल्यूज़ 1, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/2 कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक। अब इसकी वैल्यूज निकालिए, A12, इसका मतलब इस बार I की वैल्यूज़ क्या हो गई 1 और J की वैल्यूज़ क्या हो गई 2, यहाँ पुट करिए। तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2, ये हो गया 9/2। ठीक है। इसी तरह से A21 की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी इसकी, तो इस बार I की वैल्यूज़ कितनी है 2 और J की वैल्यूज़ कितनी है 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3 का स्क्वायर, ये भी 9/2 आपका आ जाएगा। ठीक है। और A22 मतलब I की वैल्यूज़ 2 पुट करना है और J की भी वैल्यूज़ 2 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो गया 8। ये हर एलिमेंट, चारों एलिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ गई जो इस रूल को फॉलो करते हुए लिखी जा रही। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर लीजिए सब, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 2 की वैल्यू हो गई 9/2 और ये हो गया आपका 8। यह कंस्ट्रक्ट हो गया आपका मैट्रिक्स। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपकी किताबों में मिलेंगे,
तो ये ध्यान रखना कि किस तरह से मैट्रिक्स को लिखा जाता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए होने चाहिए और इस तरह से वैल्यूज हम निकाल करके और यहाँ पुट कर देंगे, आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बताया मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया मैट्रिक्स के एलिमेंट। अब आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, तो बहुत सारी इसमें कैटेगरीज होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए पहले क्या क्या होता है उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। फिर पहला आपका है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। दूसरा आपका है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा आपका है नेक्स्ट आपका जीरो मैट्रिक्स, क्या लिख लें, जीरो मैट्रिक्स। चौथा आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। पांचवा आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स फिर आपका डायगोनल के बाद आप क्या ले सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सातवां आप लिख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 हो गया। 8 ये 4 मैट्रिक्स एक ही साथ समझाऊंगा, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। फिर आपका आता है इक्वल मैट्रिक्स। फिर आपका आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत वैरायटी है इसमें। नेक्स्ट आपका 11 क्या ले ट्रांसपोज हो गया। फिर आप लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और चलिए पहले इतने समझते हैं, बहुत है इतना। पहला है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं बेटा ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, एक ही हो, कॉलम के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिख दूँ, ये है आपका 1 2 3। तो इसमें कितनी रोज़ हैं, 1। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3। सॉरी देखो 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर, इसमें रोज़ कितनी हो गई, एक ही रो है, तो इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक, दूसरा आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें एक ही कॉलम हो, उसमें रो के लिए कोई कंडीशन नहीं है। जैसे इसी को मैं लिख दूँ 3 4 5, इसी तरह से लिख दूँ। इसका ऑर्डर लिखे तो कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, तो 3 क्रॉस कितने का हो गया 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स जैसे 0 0 0 0, ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक, इसको बेसिकली हम लोग नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ओ से। तो ये आपका नल मैट्रिक्स हो गया या जीरो मैट्रिक्स हो गया। बाद में इसी को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जीरो। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक को समझते चलते हैं, फिर अभी इस पर क्वेश्चंस करेंगे बेटा, परेशान ना हो बिल्कुल। ये तो 3 हो गए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से लग रहा है आपको, स्क्वायर में बेसिकली मैट्रिक्स में है क्या चीज़, रो और कॉलम। और स्क्वायर में आपको पता है कि सारी, जैसे स्क्वायर आप पढ़ते हो सारी साइड्स इक्वल, तो यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, ये 1 2 3 4, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक,
स्क्वायर मैट्रिक्स में ये पहला एलिमेंट जो है, जिसको हम लोग लीडिंग एलिमेंट या स्टार्टिंग एलिमेंट भी कहते हैं, यहाँ से जो डायगोनल बनता है इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल या सिंपली डायगोनल। एंड द एलिमेंट विच लाइज ऑन लीडिंग डायगोनल आर सेड टू बी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मेन डायगोनल, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल। तो ध्यान रखना है, मेन डायगोनल या सिंपल डायगोनल बोले तो इसका मतलब यही वाली एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, नेक्स्ट क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन क्या है? कि स्क्वायर होना चाहिए। डायगोनल होने के लिए, इसलिए इन चारों को एक साथ लिखा है, डायगोनल होने के लिए पहले स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे लिख दिया जाए 4 0 0 6, ये क्या है आपका? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब क्या है? ज़ीरो। जैसे और भी लिख सकते हैं हम लोग, ये देखिए 2 0 0 0 4 0 0 0 6, ये लिख दिया मान लीजिए मैंने। दिस इज डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब क्या है? ज़ीरो है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। क्या मैंने बोला? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। क्योंकि अगर ये मान लीजिए इसको 0 लिख देते हैं आप, तो इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। या अगर इसको आपने 1 लिख दिया तो इसको हम लोग अलग से नाम देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो मैंने क्या कहा? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, जैसे यहाँ लिख दूँ 4, यहाँ लिख दूँ 4, डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए और 0 और 1 नहीं होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनिट मैट्रिक्स या इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है, इसको थोड़ा समझते हैं यूनिट मैट्रिक्स को, यही आपके काम आएगा सबसे ज़्यादा। यूनिट मैट्रिक्स देखो बेटा क्या है। यूनिट मैट्रिक्स को बेसिकली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, देखो यहाँ बेटा आई इक्वल टू, जैसे ये मैंने लिख दिया 1 0 0 1, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है। तो इसको हम लोग शार्ट में लिखते हैं I2 से। I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। और अगर आपको दो ही की ज़रूरत पड़ेगी, I2 और I3 की। I3 कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो गया। देखिए लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है, बाकी सब क्या है? 0। जिसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये किस ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का। तो इसको हम लोग I3 से लिखेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए, ये तो हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स। अब आते हैं, यहाँ तक तो हो गया कंपेरेबल और ये। चलिए इसको देखते हैं। इसमें ये है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं बेटा? ऐसे 2 or more than 2 matrices are said to be comparable if their orders are equal। अगर ऑर्डर इक्वल है तभी हम उनको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए या इसी को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। सपोज के लिए जैसे लिखा है x y z और यहाँ लिख दिया मैंने a, ठीक है। दिस इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए 1 4 6 2। अब ध्यान रखिए, इसी को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये कहता है टू मैट्रिसेस, इफ टू मैट्रिसेस आर रिटन इक्वल इट मीन्स देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 2x2 और ये भी 2x2, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो सेम। क्या मैंने बताया? इफ़ टू मैट्रिसेस आर रिटन इक्वल इट मीन्स देयर ऑर्डर आर इक्वल, पहली कंडीशन, और दूसरा देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। इसका मतलब ये हुआ हम चाहें तो यहाँ से आपसे ऐसे दिया होता है मैट्रिक्स और कहा जाता है, पूछा जाता है फाइंड x y z एंड a, तो x की वैल्यूज़ कितनी होगी? देखो बेटा इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, करस्पॉन्डिंग मतलब ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और z इक्वल टू कितना 6 और a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। क्या बात समझ में आ गई है ना? तो ये आपका क्या मैंने बताया, इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल एंड देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, ठीक। एंड कन्वर्सली इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल देन दे आर इक्वल। दो मैट्रिसेस के अगर ऑर्डर सेम है, उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? दे आर इक्वल। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए a इक्वल टू 2 4 6 8 और मैट्रिक्स भी लिख दिया जाए 2 4 6 8। क्या बात समझ में आ गई? देखिए दोनों के ऑर्डर सेम है, 2x2 और ये भी 2x2, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है? सेम है। इसका मतलब हुआ a इक्वल टू b हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर ऑर्डर और एंट्रीज सेम है तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, और अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर और एंट्रीज सेम होंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल दिया होगा तो आप करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को वहाँ से इक्वेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों इसी में हो गया, इक्वल मैट्रिक्स और कंपेरेबल। नेक्स्ट है लास्ट, इसमें था ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, समझते हैं इसको। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स ये दे रखा है, समझते हैं इसको। 2 4 6 3 2 4, या एक आध एलिमेंट नेगेटिव भी लिख लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव भी लिख रहे हैं हम लोग। ए ट्रांसपोज को, ट्रांसपोज ऑफ ए अगर आपसे पूछा जाए तो इसको ऐसे लिखते हैं ए पावर टी या ए पावर सी या ए डैश, कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब सिंपली रो वाले कॉलम, ये जो रो है इसको ऐसे लिखा हो ना, इसको पलट करके कॉलम में कर दीजिए। अभी इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, तो इसको कॉलम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 4 6, तो रो कॉलम में बदल गई। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए 3 -2 -4, यही इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। इसका ट्रांसपोज, अगर इसका मान लीजिए ट्रांसपोज करेंगे आप तो कैसे लिखेंगे? इसका ट्रांसपोज ये होगा, इसका ट्रांसपोज ये होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑर्डर क्या आता है 2 क्रॉस 3, अभी कितना आ गया इसका ऑर्डर देखिए ध्यान से, कितनी रोज है 3 और कॉलम कितने 2, तो 3 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है। तो ये तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल गया, क्लियर है। अगर किसी मैट्रिक्स को हम 2 बार ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा? सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए इसको मैंने ट्रांसपोज किया, ये आया, इसको फिर ट्रांसपोज कर दो तो फिर यहीं तो पहुंच जाएंगे। तो 2 बार अगर ट्रांसपोज कर दिया तो क्या आ जाएगा? सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत हमें बहुत पड़ेगी। आगे देखते हैं, इसमें 2 बचे हुए सिमेट्रिक एंड डिस्क्यू सिमेट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बताते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक लाइन में याद रखिए, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे, पहली चीज़ तो ये, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर शेप में होगा। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? सेम होंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें
और उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इक्वल टू इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स में एग्जांपल लिख रहा हूँ, ए एच जी बी एफ और सी। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने लिखा है, 3×3। ये तो मैट्रिक्स ये मैंने लिख दिया। अब जरा इसका ट्रांसपोज करिए, ए डैश। देखिए पहली रो ये है, इसको कॉलम में लिखिए ए एच जी। अब दूसरी रो उठाइए एच बी एफ। अब तीसरी रो उठाइए जी एफ, और ये आपका क्या है बेटा, सी। ये ट्रांसपोज आ गया। जरा ध्यान से देखिए, ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल हैं कि नहीं। इक्वल के लिए क्या कंडीशन बताई थी, ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर तो देखिए इसका भी 3×3 ही आया, सेम है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखिए ए की जगह पे ए है, एच जी यहाँ एच है तो यहाँ पे भी एच, बी है तो बी है, एफ है तो यहाँ एफ है, जी एफ और सी। तो मैट्रिक्स मैंने लिखा और उसका ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, ए डैश इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स ए इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आ गई बेटा? तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका शार्ट में अगर लिखा जाए तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला जाए, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव निकालना सिखा दें, किस तरह से नेगेटिव निकालते हैं, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए एक छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं हम, a -4 5 6 -2, ये मैट्रिक्स है कोई ए, इसका माइनस ए, नेगेटिव ऑफ ए निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, जितने भी अंदर एलिमेंट हैं सबका साइन चेंज कर देंगे। तो -4 का नेगेटिव करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा आपका 2। यह आपका इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स निकालने का मतलब क्या होगा, जितनी भी एंट्रीज हैं उन सभी का साइन क्या कर दें, चेंज कर दें। पॉजिटिव है, प्लस है तो माइनस कर दें, और अगर माइनस है तो प्लस कर दें। उसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, अब समझते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक को। मान लीजिए एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी आपको मैंने बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक की सबसे पहली पहचान कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए मैंने लिखा था। स्पेशली स्क्यू सिमेट्रिक की ध्यान रखिएगा, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होंगे हमेशा वह जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो। और ऊपर के जो एलिमेंट होंगे उसका जो साइन होगा और लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट का साइन हमेशा अपोजिट होगा। ध्यान रखिए, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स में लिख दूँ, ये 0 -2 2 और 0। ठीक है, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या पहचान मैंने बताया, लीडिंग डायगोनल पहला तो स्क्वायर शेप में होना चाहिए, आपको 2×2 दिख रहा है। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, दिख रहा है आपको। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को ऊपर -2 और इधर क्या है, +2। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो ये ध्यान रखना है ना। अब देखिए कैसे चेक करते हैं कि ये इसकी, ये तो मैंने आपको पहचान बताई, लेकिन कैसे चेक करेंगे। बेसिक तो कंडीशन ये है ना कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने का मतलब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं। -a निकालिए। तो मैंने क्या सिखाया था, जितने भी एलिमेंट हैं उसकी साइन चेंज कर लीजिए। तो 0 का तो चेंज नहीं करना है, 0 हो गया, ये 2 हो गया, -2 हो गया और ये 0 हो गया। और इसका ट्रांसपोज निकालिए, a डैश निकालेंगे। तो मैंने क्या सिखाया, इस रो को कॉलम में लिखिए। तो 0
-2 और सेकेंड रो 2, 0। ज़रा देखिए इसको, माइनस से और यह ए डैश क्या इन इक्वल है कि नहीं है? इक्वल के लिए क्या बताया था? ऑर्डर सेम होने चाहिए, इनके करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होने चाहिए। तो देखो बेटा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ -2, -2, 0, 0। इसका मतलब हुआ ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह मैट्रिक्स कैसा है? इसकी सिमेट्रिक। और इसकी सिमेट्रिक की जो पहचान बताई वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसी को बताते हैं पहले। एक दो चीज़ें और बताते हैं तब इस पे आपको ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ऑपरेशन इन मैट्रिसेस, तब आपको सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक पे और क्वेश्चंस बताते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आता है ऑपरेशन इन मैट्रिसेस। ऑपरेशन का मतलब इनका एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो 3 ऑपरेशन है इसमें, एडिशन, दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन, तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में 2 तरीके से कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब किसी नंबर से। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, या आप कह सकते हैं बाय रियल नंबर। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। और फिर लास्ट में आपका इसमें आता है मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है। ध्यान रखिएगा, इसका एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन होता है वो चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, एक क्वेश्चन, और पहले तो 6 नंबर का आता था, अलग अलग बोर्ड में अलग, कहीं 5 नंबर, कहीं 6 नंबर पे इसके क्वेश्चन, एक तो हमेशा ही आता है 100%, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एप्लीकेशन को, सॉल्विंग ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, या इसी को हम लोग कहते हैं मार्टिन रूल। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की हेल्प से अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसी को मार्टिन रूल कहते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्रैमर रूल। एक स्विस मैथमेटिशियन थे जॉर्ज गैब्रियल क्रैमर, उन्होंने एक रूल दिया जिसमें डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रैमर रूल। फिलहाल अभी क्रैमर रूल आईएससी और सीबीएसई में नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैट्रिक्स मेथड या मार्टिन रूल आपके सिलेबस में है। तो लास्ट एक्सरसाइज वही होती है, लास्ट कॉन्सेप्ट इसका वही होगा जिसमें हम लोग मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और 100% उससे सवाल आता ही आता है, तो ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए अब एक एक समझाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को समझाते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले एडिशन समझते हैं। एडिशन इन मैट्रिसेस, ठीक, ध्यान दीजिए। पहले तो मैट्रिक्स को ऐड हम कब कर सकते हैं, पहले क्या, व्हाट आर द बेसिक कंडीशन कि आप मैट्रिक्स को ऐड कर पाएँ। तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब जिन मैट्रिक्स को हमें जोड़ना हो, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा नहीं किसी भी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, उसकी भी कंडीशन होती है कब एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी एडिशन के लिए देखिए कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। अच्छा, ये कंडीशन एडिशन के लिए भी है और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए, ध्यान रखिएगा।
तो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको रेड कलर से लिखता हूँ, कंडीशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या कंडीशन है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ठीक, तो ये तो पहले तो कंडीशन चेक करेंगे कि क्या सेम है कि नहीं। अब जैसे मान लो, सपोज कर लो बेटा, मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, ये लिख दिया 2 3 4 5, और दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया, मान लीजिए मैंने 2 1 6 4 1 5। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। क्या इन दोनों मैट्रिसेस को हम, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड ए प्लस बी, क्या निकालना आपको? ए प्लस बी, तो क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि बेसिक कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स को तभी हम ऐड कर सकते हैं जब ऑर्डर क्या है? सेम है। बट ऑर्डर यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। या आप कह सकते हैं कि एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या मैंने बताया आपको, पहले ऑर्डर सेम रखना है। अब देखिए इस दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसको मैं यहाँ से मिटा दूँगा और अब निकालना, देखो यहाँ पे सपोज, अब तो ऑर्डर सेम हो गया, ये भी 2 क्रॉस 2 का हो गया, और अब आपको ए प्लस बी निकालना अगर है तो देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। इसके करस्पॉन्डिंग इंटू, सबसे पहले इन दोनों का अगल बगल लिख लो बेटा, 2 3 4 5, ये पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स क्या है? प्लस सेकेंड मैट्रिक्स है 2 1 4 1। ठीक है, अब इनको ऐड करने का मतलब, इनके ऑर्डर पहले चेक कर लिया, सेम है, इनके करस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते हैं। 2 में किसको ऐड करेंगे? 2 को, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4। 3 और 1 कितना हो जाएगा? सॉरी, 3 1 हो जाएगा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। ये आपका हो गया ए प्लस बी। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ऐड करना है तो पहले ऑर्डर चेक कर लेंगे। अगर ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ए प्लस बी हम निकाल सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर सकते हैं। तो 2 मैट्रिक्स या 2 से अधिक मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका वही होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, देखो यार, अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे रखा है ए इक्वल टू 2 3 -2 0 -4 6। ठीक है, ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 का। दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए बी, इसी के नीचे ही लिख रहा हूँ, मान लीजिए 4 -3 0 0 1 4। और तीसरा मैट्रिक्स ये भी किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3। तीसरा मैट्रिक्स मान लीजिए ये निकालना है, ये है 1 0 -2 4 0 6, ये भी 2 क्रॉस 3 का है। और आपसे कह दिया है फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो ऑर्डर चेक कर लिया, ठीक है, 2 क्रॉस 3 का है तो हम ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने का तरीका क्या बताया बेटा आपको, कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जोड़ दीजिए। तो 2 + 4 6, 6 और 1 7। देखिए, तो पहला एलिमेंट हो गया 7। इसको देखिए 3 - 3 0 हो जाएगा, और यहाँ 0, तो क्या हो गया आपका 0। फिर -2 और ये 0 और यहाँ -2, तो कितना आएगा बेटा? -4। फिर देखिए 0 + 0 0 हो गया, और +4, तो यहाँ आपका आ गया 4, -4 और 1 -3 हो जाएगा, और +0, तो -3 आ गया। यहाँ आ गया 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। ये आपको आगे से ए प्लस बी निकाल, ए प्लस बी प्लस सी, कितने भी मैट्रिक्स हो सकते हैं, आप उस तरह से जोड़ने का तरीका वही होगा कि करस्पॉन्डिंग एंट्री पहले ऑर्डर चेक कर लो, ऑर्डर सेम है तो फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड कर लो। ठीक है, चलिए ये तो था ऐड करने का। अब एक क्वेश्चन करते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन का भी बेसिक कंडीशन बेटा वही होगा,
दोनों मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम है। और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी वही होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर देंगे। जैसे ए इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है 2 3 4 -8, और दूसरा मैट्रिक्स मान लो लिखा हुआ है -3 -4 -2 4, और आपसे कह दिया जाए a माइनस बी निकालिए। तो a माइनस बी का मतलब a में से b को माइनस करना, तो 2 -3, तो क्या आ जाएगा आपका 5, फिर 3 -4, ऐसे करेंगे ना बेटा, 3 फिर -4, यही तो होगा। इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा 7, तो ये आपका आ गया नेक्स्ट एलिमेंट 7। फिर 4 -2, तो कितना हो गया 6, -8 -4 -12, तो ये आपका हो गया एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पे। अभी इस पे क्वेश्चंस आपको थोड़े और कराएंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, और ये दे रखा आपका 2 4 6 और 8। क्लियर? आपको ज़रूरत पड़ गई 2a का, 2 से आपको मल्टीप्लाई करने की। इस 2 का इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 60, ये 2 आ गया। तो ध्यान ये रखना है कि जितने भी अंदर एलिमेंट हैं सभी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर जब बताएंगे डिटर्मिनेंट, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग होगा। जैसे मान लीजिए पहली चीज़ तो डिटर्मिनेंट का नोटेशन ये है, 2 वर्टिकल लाइंस। दूसरी चीज़ नोटेशन का फ़र्क हो गया। दूसरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बेसिक फ़र्क ये होता है बेटा कि जो डिटर्मिनेंट है वह हमेशा स्क्वायर शेप में होता है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे मान लीजिए यही मैंने लिख दिया 2 4 6 और 8, ये आपका डिटर्मिनेंट है। तीसरा जो डिफरेंस होता है, पहला डिफरेंस क्या बताया, नोटेशन का डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। और डिटर्मिनेंट्स में हमेशा क्या होती है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स को की कोई एक फिक्स वैल्यूज़ नहीं होती, मतलब इस मैट्रिक्स को किसी एक सिंगल रियल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट एवरी डिटर्मिनेंट हैज़ इट्स यूनिक वैल्यूज़। अब डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन या उसकी वैल्यूज़ निकालना आपको डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कंपेरिजन मैंने कहा यहाँ कर दूँ। मान लो यहाँ डिटर्मिनेंट में आपको 2a चाहिए इस तरह, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक बेसिक फ़र्क ये है, इसमें तो सारे एंट्री में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन डिटर्मिनेंट में ध्यान रखना है कि या तो इस 2 का आप फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करिए, या फिर सेकेंड रो में, या फिर फर्स्ट कॉलम में, या सेकेंड कॉलम में। यू हैव 4 चॉइसेस। यू विल मल्टीप्लाई बाई 2 आइदर इन R1 और इन R2 और इन C1 और इन C2। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिखूँगा 4, और ये आपका हो जाएगा 8, लेकिन ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क भी क्या आया, मल्टीप्लाई करने के तरीके में फ़र्क आ गया। दूसरी चीज़, दोनों में कॉमन लेने में भी फ़र्क आ जाएगा। मैट्रिक्स में हम कॉमन तभी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से मैं चाहूँ तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ कॉमन निकालने का मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कॉमन निकालने का जो तरीका होगा, कोई भी चीज़ एक ही रो या एक ही कॉलम में अगर कॉमन है तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। खैर, इसके बारे में डिस्कस अभी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, और देखिए अभी मैंने आपको ये तो बताया कि मैट्रिक्स का कैसे ऐड करते हैं, कैसे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक मैंने मैट्रिक्स आपको बताया,
सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कन्वर्टेबल इनटू सम ऑफ टू मैट्रिसेस इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज इसके सिमेट्रिक। देखिए क्या है, क्या मैंने बताया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कन्वर्टेबल इनटू सम ऑफ टू मैट्रिसेस इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज इसके सिमेट्रिक। समझिए क्या है बेटा इसको। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स, सॉरी हिंट लग रहा ख़त्म हो गया, इसको रखूँ इधर। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको इस तरह से दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए कि जिसमें एक सिमेट्रिक और दूसरा क्या हो, इसके सिमेट्रिक। लेट ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अगर आप ध्यान से देखें इसको राइट में जो लिखा गया है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, प्लस ये आपका लिखा हुआ दूसरा टर्म। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से हाफ ए प्लस हाफ ए डैश, यहाँ हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, तो माइनस हाफ ए डैश यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ बचा हाफ ए प्लस हाफ ए, तो कितना हो गया, ए हो गया आपका। तो एक तरह से आपने ए को ही चेंज कर दिया है दो पार्ट में, ठीक। अब इसमें से ये दो हिस्से हो गए, इसमें से प्रूफ करना कि एक पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट इसके सिमेट्रिक होगा। मान लीजिए ये जो पार्ट है, अच्छा मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ही आएगा। तो मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने मान लिया P और ये जो मैट्रिक्स है इसको मान लिया हमने Q। यह मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक होता है और यह क्या होता है, इसके सिमेट्रिक होता है, याद रखिएगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके इसको बताता हूँ कि कैसे ये सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक होगा, ठीक। देखिए पहले पार्ट को, लेट P इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश, लिख लिया आपने। अब आपको इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या आपको बताई थी, अगर मैट्रिक्स P को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका मतलब P डैश इक्वल टू क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। तो चलो P डैश निकालते हैं, P डैश, तो P डैश का मतलब 1/2 ए प्लस ए डैश और इस पूरे का डैश, भाई P डैश का मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज कर लिया। अब इसको क्या लिखेंगे आप, देखिए नंबर्स का ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का होता है। 1/2 ये हो गया ए प्लस ए डैश का डैश। एक चीज़ और एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज का, k इंटू ए डैश इक्वल टू के ए डैश, के ये स्केलर। तो नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता, सिर्फ किसका होता है, मैट्रिक्स का। चलिए यहाँ देखिए 1/2 यह डैश इन दोनों पे आएगा। दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज का, a प्लस बी डैश इक्वल टू होता है a डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे जब इसको तो देखिए क्या आएगा, a डैश प्लस a डैश का डैश। और आपको बताया था प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का, किसी मैट्रिक्स को दो बार ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आएगा। तो ये हो गया 1/2 a डैश प्लस a, कोई दिक्कत। मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, आप a डैश प्लस a निकालिए चाहे a प्लस a डैश निकालिए, दोनों सेम आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश। ध्यान दीजिए p डैश हमने निकाला था, ये क्या चीज़ है, p डैश इक्वल टू ये आ गया और यही देखिए p आपका है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p। इसका मतलब क्या हुआ, हमने p डैश निकाला, p डैश इक्वल टू क्या आ गया, p। इसका मतलब ये जो पार्ट है, हेंस p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तुमने प्रूफ कर दिया कि ये सिमेट्रिक है। अब दूसरे पार्ट को क्या प्रूफ करना है, इसके सिमेट्रिक, उसको भी देखते हैं। चलिए नोट करना, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको मैंने क्या बताया था, इसके सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या बताई थी, किसी भी मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स इसके सिमेट्रिक तब होगा जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स दोनों क्या जाए, इक्वल आ जाए।
तो ये लेट Q इक्वल्स टू 1/2 a माइनस a डैश, सपोज कर लिया। तो पहली चीज़ तो ये Q डैश निकाला जाए इसका, तो 1/2 a माइनस a डैश इस पूरे का ट्रांसपोज करिए, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 a माइनस a डैश का डैश। क्लियर। देखिए हम दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 a डैश माइनस a डैश का अगेन डैश, क्योंकि ये डैश अभी आपको बताया कि अगर a प्लस b का ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब होता है a डैश प्लस b डैश, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 a माइनस a डैश, सॉरी a डैश का डैश निकालें तो क्या आ जाएगा a, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 1/2 इसको ले सकते हैं a माइनस a डैश। आप ये देखिए q डैश की वैल्यू आपने निकाली है, ठीक है। इसको अब यहाँ देखिए q डैश इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस 1/2 a माइनस a डैश। देखिए 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यूज क्या दे रखी है, q, तो आप इसको लिख सकते हैं q डैश इक्वल टू माइनस q, और यही किसकी कंडीशन है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि अगर q डैश इक्वल टू माइनस q आ गया, इसका मतलब मैट्रिक्स q इज एसक्यू सिमेट्रिक। तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। ये तो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप इसको फाइनली क्या रिजल्ट लिखेंगे, देखो हमने यहाँ पे ये जो पहला मैट्रिक्स था इसको क्या लिया था P, और इसको क्या लिखा है Q। P को क्या प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q को क्या प्रूव कर दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ था, हमने उसके दो हिस्से में ब्रेक किया, एक P और दूसरा Q, जिसमें से P क्या निकला सिमेट्रिक और दूसरा क्या निकला स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये थियरम याद रखिएगा, इसमें बोर्ड में क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं। इस पर क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में आपको कराऊंगा, लेकिन अब ये थियरम याद होना चाहिए कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कन्वर्टेबल इनटू सम ऑफ टू मैट्रिक्स इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब इस पे सवाल जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, थोड़े इस पे क्वेश्चंस करेंगे कुछ जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग इसमें इसका मैट्रिक्स का किस तरीके से इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, मेन वहाँ से स्टार्ट होता है इन्वर्स से, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। तो इन्वर्स कैसे करते हैं, अभी तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको नहीं बताया है, उसके बाद इन्वर्स, फिर इक्वेशन सॉल्व करने पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।